हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे FATF के बारे में। क्या होती है इसकी ग्रे लिस्ट और क्या होती है इसकी ब्लैक लिस्ट, और क्यों इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान इसकी ब्लैक लिस्ट में आए, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। उसके बाद हम देखेंगे अमेरिकन वीजाज के बारे में, स्पेशली H1B वीजा के बारे में, जो कि काफी समय से न्यूज में है। इसके बारे में पढ़ेंगे कि किन लोगों को ये वीजा दिया जाता है और कौन से टाइप्स है अमेरिकन वीजा के। उसके बाद हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के नए मैप के बारे में। पाकिस्तान ने नया मैप लॉन्च किया है अपना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या विवाद खड़े हुए हैं उससे और क्या इंडिया के पार्ट उन्होंने अपने मैप में दर्शाए है, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सर क्रीक डिस्प्यूट के बारे में। क्या होता है क्रीक और कहाँ है इसकी लोकेशन, सर क्रीक कहाँ है और क्या डिस्प्यूट है और किन दो कंट्रीज के बीच में ये डिस्प्यूट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जूनागढ़ के बारे में। जूनागढ़ कहाँ पर है, इसकी लोकेशन जानेंगे और हिस्ट्री जानेंगे। आखिर में हम पढ़ेंगे HDFC के बारे में, उनके नए CEO के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले देखिए न्यूज क्या थी। न्यूज थी कि अहेड ऑफ FATF मीट इंडिया टू हाईलाइट पाकिस्तान इन एक्शन। अब क्या है FATF, इसके बारे में देखते हैं और क्यों इंडिया हाईलाइट करना चाहता है पाकिस्तान के इन एक्शन। तो FATF फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग। तो क्या है FATF, इस लाइन से सीधा क्लियर हो रहा है कि ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। मनी लॉन्ड्रिंग का मीनिंग देख लेते हैं पहले क्या होता है। सिंपलेस्ट वे में मैं कहूं तो काले धन को सफेद बनाना, ब्लैक मनी को व्हाइट करना, उसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, जो टेररिज्म को फाइनेंस कर रहा है, तो ये काम है इसका, इन पर नजर रखना, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कौन रखता है नजर, FATF। अब स्टैब्लिश कब हुई, स्टैब्लिश हुई 1989 में ग्रुप ऑफ 7 G7 कंट्रीज द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। एक समिट थी, कहां पर, पेरिस में, और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है, पेरिस में, याद रखना है पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है FATF का। अब है क्या है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। क्या है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नहीं बनाई गई है, किसी UN का पार्ट नहीं है, UN की कोई ये ब्रांच नहीं है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। क्या करती है, सेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दैट एम्स टू प्रिवेंट इलीगल एक्टिविटीज एंड द हार्म दे कॉज टू सोसाइटी। इलीगल एक्टिविटीज कौन सी, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड। एस्टैब्लिशमेंट मैंने आपको बता दिया 1989 में हुआ। पहले क्या था, पहले सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए ही बनाई गई थी जब 1989 में बनी थी। फिर 2001 में क्या किया इन्होंने टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी ऐड कर लिया, टू कॉम्बैट टेररिस्ट फाइनेंसिंग 2001 में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये शुरू से ही टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट कर रही थी, तो ये होगा कि नहीं। पहले क्या थी, सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग से डील करती थी ये, बट इन 2001 टेररिस्ट फाइनेंसिंग में भी आई। और 2012 में इट एडेड एफर्ट टू काउंटर द फाइनेंसिंग ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते हैं उनकी फाइनेंसिंग काउंटर करने में भी ये हेल्प कर रही है FATF। तो ये बेसिक आइडिया मिल गया आपको FATF के बारे में। अब आगे इसके मेंबर्स के बारे में देखते हैं। तो इसके मेंबर्स और ऑब्जर्वर्स, सबसे पहले 37 मेंबर्स है और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके मेंबर्स है, परमानेंट मेंबर्स है जो भी इसके, वो ये है 37 और 2।
37 कंट्रीज है और 2 ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। यूरोपियन कमीशन, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये जो अरेबियन पेनिनसुला की कंट्रीज है उनका एक काउंसिल है, जिनके बारे में मैंने आपको कल बताया था कंट्रीज के बारे में। उनका एक काउंसिल है, यूरोपियन यूनियन का ये कमीशन है। कंट्रीज देख लीजिए कौन कौन सी है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चाइना इसका मेंबर है। डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हांगकांग भी इसका मेंबर है। ये देखिए हांगकांग चाइना के अंदर आता है, हांगकांग भी इसका मेंबर है। आइसलैंड भी मेंबर है और भारत भी इसका मेंबर है। इंडिया और चाइना दोनों इसके मेंबर है FATF के। आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लग्जमबर्ग, मलेशिया, मैक्सिको, नेदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोर्टुगल, रशिया, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, टर्की, यूके एंड US। तो देख लीजिए पाकिस्तान नहीं है इसमें, इसके मेंबर में कौन सी कंट्री नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान इसका मेंबर है या नहीं, तो पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, बट इंडिया एंड चाइना बोथ आर मेंबर ऑफ FATF। अब देख लेते हैं ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है, तो इंडोनेशिया इसका ऑब्जर्वर है, ये इसका मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर है। और भी बाकी इसके रीजनल एसोसिएट्स है, काफी सारे हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो है ये एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये हमारे एशिया रीजन के लिए है। इसका मेंबर पाकिस्तान है, इसका मेंबर कौन है, पाकिस्तान है, और इंडिया भी इसका मेंबर है। तो देख लीजिए इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान FATF का मेंबर है, इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, बिकॉज पाकिस्तान इज मेंबर ऑफ एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। और APG ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर रखा है, पाकिस्तान को क्या कर रखा है, एशिया पैसिफिक ग्रुप ने ब्लैक लिस्ट कर रखा है, बट FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कर रखा है। अभी आपको बताएंगे आगे चलकर क्या होता है ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। अभी आप ये जान लीजिए कि इंडोनेशिया ऑब्जर्वर है, ये क्वेश्चन आ सकता है इंडोनेशिया के बारे में कि ये मेंबर है या ऑब्जर्वर है, तो इंडोनेशिया इज ऑब्जर्वर। और पाकिस्तान भी मेंबर नहीं है, ना ही ऑब्जर्वर है, बट पाकिस्तान इज मेंबर ऑफ एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। ये नीचे जो भी है इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसके प्रेसिडेंट के बारे में, कौन है प्रेसिडेंट और कैसे चुने जाते हैं। प्रेसिडेंट इज अ सीनियर ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है ये देख लीजिए, FATF प्लेनरी फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स, जो इसके पहले मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से चूज किया जाता है। और अप्रैल 2019 में क्या किया इन्होंने, जो टर्म थी प्रेसिडेंट की उसको बढ़ा के 2 साल कर दिया। तो मतलब अभी जो भी प्रेसिडेंट बनेगा उसका टर्म कितना होगा, 2 साल का। अभी प्रेसिडेंटली कौन है इसके प्रेसिडेंट, वो है डॉक्टर मार्कस प्लेयर, डॉक्टर मार्कस प्लेयर, और कहां के है, जर्मनी के। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे शियांगमिन लियू, और ये कहां के थे, चाइना के थे। याद रखना कब बने ये प्रेसिडेंट मार्कस प्लेयर, कब प्रेसिडेंट बने हैं, प्रेसिडेंट बने 1 जुलाई 2020 को, यानी कि लास्ट मंथ ये प्रेसिडेंट बने हैं। और 2 साल तक ये अब इसके प्रेसिडेंट रहेंगे FATF के। हेडक्वार्टर कहाँ है, मैंने आपको बताया था, हेडक्वार्टर है पेरिस में, याद रखना है FATF के बारे में। प्रेसिडेंट है डॉक्टर मार्कस प्लेयर। अब देखते हैं ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो 2 लिस्ट है इनकी, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में क्या होता है, जब कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में आ जाती है, कब आती है, व्हेन इट फेल्स टू कर्ब टेररिज्म, फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। जब इनके अंदर कंट्री के अंदर ये केस आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और दे आर इनेबल टू कर्ब टेररिज्म फाइनेंसिंग, तब एक कंट्री को हम ग्रे लिस्ट में रख देते हैं। और जब किसी कंट्री को हम ब्लैक लिस्ट में रखते हैं तो होता क्या उससे, मींस शटिंग ऑल डोर्स टू इंटरनेशनल फाइनेंस
फॉर दैट कंट्री। अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में आ जाए तो सारे दरवाजे बंद कर हो जाते हैं उसके लिए इंटरनेशनल फाइनेंस के। फॉर एग्जाम्पल, उसे कोई भी इंटरनेशनल बैंक लोन नहीं देगा, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, जो भी उन्हें फंड मिल रहा है उससे वो सारे फंड बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए इंडिया चाह रहा है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए, क्योंकि उसके जो भी फंड आ रहे हैं उसे IMF से, वर्ल्ड बैंक से, वो सारे बंद हो जाए। इसलिए इंडिया चाह रहा है कि पाकिस्तान FATF के ब्लैक लिस्ट में चला जाए। अब ये देखिए, ये ऑफिशियल साइट से उनकी फोटो ली गई है। ये वो कंट्रीज है जो कलर्ड है। ये कंट्रीज उनकी ग्रे लिस्ट में है। कौन सी लिस्ट में है? ग्रे लिस्ट में। तो कौन कौन सी है ये देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर है पाकिस्तान, ये है म्यांमार, ये कौन सी कंट्री है बताइए, सोचिए जल्दी। ये कंट्री है कंबोडिया। ये देखिए, ये कौन सी कंट्री है, मैंने पढ़ा है इसके बारे में, और इसके बारे में भी। ये वाली है जिम्बाब्वे, और इधर वाली बोट्सवाना। ये यहाँ पर है घाना, ये है यहाँ पर युगांडा। ये कंट्री कल ही पढ़ा है इसके बारे में, इसका नाम है यमन। ये है सीरिया। ये देखिए इधर मंगोलिया। और भी कई सारी कंट्रीज है यहाँ पर, उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ छोटे छोटे डॉट्स है, बिल्कुल छोटे छोटे आइलैंड नेशंस है, वो भी ग्रे लिस्ट में है। ये देखिए यहाँ पर आइसलैंड है, जैसे पनामा हो गया। तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। याद रखना पाकिस्तान इसकी ग्रे लिस्ट में है, और हमारा पड़ोसी म्यांमार भी इसकी ग्रे लिस्ट में है। पहले श्रीलंका भी था, बट अब नहीं है। ये देखिए श्रीलंका नहीं है, पहले था श्रीलंका भी। अब ये कंट्रीज देखिए, ये है ब्लैक लिस्ट में। कितनी कंट्रीज है ब्लैक लिस्ट में पूरे वर्ल्ड में? सिर्फ दो कंट्रीज ब्लैक लिस्ट में है, और दोनों की दोनों एशिया में है। देख लीजिए ये कौन सी कंट्री है, पढ़ा है इसके बारे में भी। रामसर सिटी है इस कंट्री में। कैरेबियन सी है ऊपर, कैस्पियन सी है, सॉरी कैस्पियन सी है ऊपर, नीचे है पर्शियन गल्फ। ये कंट्री का नाम है ईरान। और इधर ये कंट्री है, ये है नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया और ईरान हमारी ब्लैक लिस्ट में है FATF की। तो ये याद रखना है, सिर्फ दो कंट्रीज है ब्लैक लिस्ट में FATF की, और ग्रे में तो काफी कंट्रीज है, पाकिस्तान है, म्यांमार है हमारे पड़ोसी। अब पढ़ते हैं वीजा के बारे में, पढ़ते हैं अमेरिकन वीजा के बारे में। आज के न्यूज़पेपर में न्यूज थी कि ट्रंप बाज H1B वीजा होल्डर फ्रॉम फेडरल जॉब। तो ट्रंप ने क्या कहा कि जो अमेरिका की कंपनीज है वो चीप लेबर लेकर आ रही है दूसरी कंट्री से, और जो हमारे अमेरिका के स्किल्ड लोग हैं उन्हें नौकरी से निकाल रही है। तो इसलिए उन्होंने, ट्रंप ने क्या किया, जो H1B वीजा के मेंबर है उन्हें फेडरल जॉब्स देने से मना कर दिया। अब देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीजा कौन कौन से। H1B वीजा क्या होता है और किन्हें दिया जाता है, स्टार्ट करते हैं यहां से। देखिए A1 वीजा किसे मिलता है? फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल, एम्बेसडर, पब्लिक मिनिस्टर, कैरियर डिप्लोमेट। जो भी हमारे देश से फॉर एग्जांपल डिप्लोमेट वहां जाएगा अमेरिका में, उसे A1 वीजा मिलेगा। और A2 देख लीजिए, अदर फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल और इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को ये मिलता है। वैसे ये सारे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद नहीं करना है आपको, सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे B1 वीजा देखिए, B से बिजनेस, टेम्पररी वीजा फॉर बिजनेस ट्रेवलर एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स। ऐसे ही C1 वीजा है, एलियन इन ट्रांजिट। एलियन मतलब, एलियन क्या होता है, मतलब जो दूसरे देश से आया हुआ उसे हम कहते हैं एलियन। ये याद रखना है एलियन क्या होता है। देख लीजिए D1 वीजा, क्रू मेंबर्स डिपार्टिंग ऑन सेम वेसल ऑफ अराइवल। D2 डिपार्टिंग ऑन अदर देन वेसल ऑफ अराइवल। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीजा है जो अलग अलग पर्पज से लोगों को दिए जाते हैं। हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है H1 वीजा के बारे में। तो जो H1B1 वीजा होता है वो प्रोफेशनल्स को दिया जाता है हु कैन टेम्पररीली टू US टू परफॉर्म अ स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन। जो स्किल्ड लेबर होती है हमारी, जो स्किल्ड इंजीनियर्स है जो हमारे जा रहे हैं यहाँ से हमारी कंट्री से अमेरिका में, उन्हें H1B वीजा दिया जाता है। तो जो भी हमारे इंजीनियर जाते हैं वो इसी वीजे पर अमेरिका में जाते हैं।
ये देख लीजिए H1B1 वीजा। नीचे देख लीजिए H2 वीजा क्या है। H2 वीजा, here it is, alien who come to USA to perform agriculture labor। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जा रहे हैं उन्हें हम देते हैं H2A वीजा, उन्हें अमेरिका देता है H2A वीजा। H1 के बारे में याद रखना है कि स्किल्ड लेबर होती है, जो स्पेशली इंजीनियर्स जो वो जा रहे हैं उनके लिए H1B वीजा होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीजा होते हैं ऐसे ही, इनके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा इस स्लाइड से। H1B इंपॉर्टेंट है इसलिए ये मैंने बता दिया, और एग्रीकल्चर वाला इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। यहां देख लीजिए P1 वीजा, देखिए किन्हें दिया जा रहा है, एथलीट्स के लिए। अगर हमारा कोई खिलाड़ी अमेरिका जा रहा है तो उसे कौन सा वीजा मिलेगा, P1 वीजा मिलेगा। ऊपर देख लीजिए O1 वीजा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी इन आर्ट, कोई आर्टिस्ट जा रहा है हमारा इन मोशन पिक्चर और टेलीविजन इंडस्ट्री का, उसे कौन सा वीजा मिलेगा, O1 वीजा, अगर अमेरिका में जा रहा है वो। Q1 वीजा देख लीजिए, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अगर कोई वहां जा रहा है तो उसे Q1 वीजा मिलेगा। तो ये सारे थे वीजा अमेरिका जो देता है। एक बार सारे वीजा आप पढ़ लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। H1 ये वाली स्लाइड पूरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। अब चलते हैं आगे। न्यूज क्या थी पहले, पाकिस्तान मैप एन एब्सर्ड एक्सरसाइज सेज इंडिया। तो क्यों बोला है इंडिया ने एब्सर्ड इसे, ये देखिए पहले इस इधर वाले मैप को देखिए, ये है पाकिस्तान का ओरिजिनल मैप, यहां तक है ये देखिए, ये वाला एरिया हमारा है, ये देखिए श्रीनगर है, हमारे पास है श्रीनगर, ये भी हमारा है, बट पाकिस्तान ने इसे ऑक्युपाई कर रखा है गिलगिट रीजन को। और ये हल्का सा पीछे दिख रहा है, इसे आजाद कश्मीर कहते हैं, ये भी हमारा ही है, बट पाकिस्तान ने इसे ऑक्युपाई कर रखा है, इसे हम POK कहते हैं। ये जो ऊपर रीजन है इसे हम क्या कहते हैं, POK कहते हैं। बट अभी पाकिस्तान ने क्या किया है, ये देखिए पहले POK देख लीजिए, ये है सारा POK, ये ऊपर का पार्ट POK है, और इस साइड को आकर इधर जाकर COK है, मतलब चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, अक्साई चिन्ह है वहां पर, यहाँ गिलगिट बाल्टिस्तान है। ये है ओरिजिनल मैप पाकिस्तान का। बट अभी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उन्होंने एक नया मैप लॉन्च किया है, ये देखिए मैप। उसमें उन्होंने क्या किया है, ये जो ये रीजन है, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी जिसे वो बोल रहे हैं पहले, मतलब जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है और लद्दाख है, उसे भी उन्होंने अपने मैप में बताया है। ये सारा रीजन है, ये श्रीनगर वाला रीजन है और इधर लद्दाख है, उसे भी उन्होंने अपना रीजन बताया है। और नीचे आकर अब अगर आप देखेंगे यहाँ गुजरात है, वहां भी एक जगह है जूनागढ़, उसे भी उन्होंने अपना रीजन बताया है। और इधर गुजरात के पास ही एक और जगह है सर क्रीक, उसे भी उन्होंने अपना रीजन बताया है, याद रखना है। अब देख लेते हैं आगे, ये देखिए सर क्रीक डिस्प्यूट क्या है और जूनागढ़ क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जूनागढ़ के बारे में देखते हैं। ये देखिए जूनागढ़ की लोकेशन, कौन सी स्टेट है हमारे इंडिया की, ये स्टेट है गुजरात, गुजरात स्टेट है, और जूनागढ़ जगह है वहां पर, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की। इसे भी पाकिस्तान वालों ने अपना रीजन बताया है नए मैप में। तो जूनागढ़ की हिस्ट्री क्या है ये देखते हैं पहले। सबसे पहले जब हमें आजादी मिल रही थी 1947 में, तो कई सारे प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया के, उन्हें ऑप्शन दिए गए, 3 ऑप्शन दिए गए कि या तो इंडिया में मर्ज हो जाए, या वो पाकिस्तान में मर्ज हो जाए, या वो इंडिपेंडेंट रह ले। तो जब हमें आजादी मिली तो सिर्फ 3 ऐसी स्टेट्स थी, एक थी हैदराबाद, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक जूनागढ़। मतलब ये 3 इंडिया के अंदर आ रही थी, बट इन्होंने क्या चाहा कि ये इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो जूनागढ़ में क्या हुआ, पहले जूनागढ़ के राजा क्या थे, जूनागढ़ के राजा थे मुस्लिम, बट पॉपुलेशन थी जो उनमें मेजोरिटी थी हिंदूज की। जम्मू एंड कश्मीर में अपोजिट केस था, उनके राजा थे हिंदू, बट जो पॉपुलेशन की मेजोरिटी थी वो थी मुस्लिम। तो जूनागढ़ में क्या हुआ,
पाकिस्तान वाले इसे भी अपनाना चाहते थे। तो यहाँ पर जो ये रीजन है, ये देखिए, ये जो इसका बाउंड्री एरिया है, यहाँ पर इंडिया वालों ने अपनी मिलिट्री तैनात कर दी। जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ अपनी मिलिट्री तैनात कर दी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई सपोर्ट ना आ जाए। जो इनका राजा थे वो तो मिलना चाह रहे थे बाद में पाकिस्तान में, बट इंडिया ने क्या करवाया, यहाँ प्लेबिसाइड कराया, वोटिंग करवाई जनता से। तो ऑब्वियस सी बात है, जनता हिंदू थी तो वो कहाँ जाना चाहती थी, इंडिया में। और ऐसे ये रीजन हमने इंडिया में ले आए, इस रीजन को हम इंडिया में ले आए। जूनागढ़ याद रखना है आपने, जूनागढ़ नाम है इस रीजन का, इसे इंडिया में ऐसे ले आए। और जो इनके राजा थे वो भाग गए थे। तो ये था जूनागढ़ के बारे में। अब देखते हैं सर क्रीक डिस्प्यूट के बारे में, और क्रीक क्या होता है। ये देखिए, ये जो लाइन है इसे कहते हैं सर क्रीक। क्रीक क्या होता है, शैलो वाटर होता है, मेनली रिवर की तरह दिखता है। सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा यहाँ मैप में भी, बट इसमें ज्यादा पानी नहीं होता, मतलब रिवर जितना पानी नहीं होता, इसमें शैलो वाटर होता है बिल्कुल, इसे कहते हैं क्रीक। अगली स्लाइड में देखते हैं यहाँ पर विवाद क्या है। तो ये दो लाइनें दिखाई दे रही होगी आपको, एक लाल और एक हरी। पाकिस्तान कहता है कि जो बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, जो हरी लाइन है वो बॉर्डर बनाती है इंडिया और पाकिस्तान का। बट इंडिया क्या बोलता है कि जो लाल लाइन है जो बीचों बीच में से आ रही है बिल्कुल सर क्रीक के, वो बॉर्डर बनाती है पाकिस्तान और इंडिया का। यहाँ पर एक फेमस नाला भी है, उसे कहते हैं हरामी नाला। क्या कहते हैं, उसका नाम क्या पड़ा है, हरामी नाला। हरामी नाला उसका नाम है, सर क्रीक के पास है। सर क्रीक कहां पर है, गुजरात के पास है, याद रखना है आपने। सर क्रीक की लोकेशन गुजरात के पास है। नीचे क्या है, अरेबियन सी है, नीचे क्या है, अरेबियन सी के ऊपर सर क्रीक है, ये याद रखना है आपको। ये देखिए यहाँ पर है सर क्रीक, ये गुजरात का रीजन है बिल्कुल ऊपर, यहाँ से पाकिस्तान शुरू हो गया इधर से, और इधर इंडिया है। तो ये था सर क्रीक के बारे में। आई होप सर क्रीक और जूनागढ़ के बारे में आपको बेसिक जानकारी जरूर मिल गई होगी। अब पढ़ लेते हैं एचडीएफसी के नए सीईओ के बारे में। न्यूज क्या है, एचडीएफसी बैंक नेम्स जगदीशन सक्सेसर टू पुरी एज एमडी एंड सीईओ। तो पहले कौन थे, पुरी, अब कौन बन गए, जगदीशन। पूरा नाम देख लेते हैं, शशिधर जगदीशन इनका नाम है, जो अभी एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ बन गए हैं। एचडीएफसी इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये याद रखना है आपने एचडीएफसी के बारे में। इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इज एचडीएफसी। और इसके सीईओ और एमडी कौन बने हैं, शशिधर जगदीशन। पहले कौन थे, आदित्य पुरी। और आदित्य पुरी के बारे में क्या याद रखना है कि ही इज लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ एनी प्राइवेट बैंक इन द कंट्री। तो हमारी कंट्री में लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ एनी प्राइवेट बैंक, प्राइवेट भी लिखा है यहाँ पर, ये भी याद रखना है, एनी प्राइवेट बैंक इज आदित्य पुरी। और कब ज्वाइन किया था इन्होंने एचडीएफसी को, इन्होंने ज्वाइन किया था 1994 में। रिटायर कब हो रहे अब, 2020 में। देख लीजिए कितना लंबा स्पैन रहा है इनका, 26 साल हो गए, उसके बाद ये रिटायर हो रहे। अब कौन बने, नए सीईओ शशिधर जगदीशन, ये भी 24 साल से एचडीएफसी में काम कर रहे हैं। अब आने वाले 3 सालों के लिए ये सीईओ बने हैं शशिधर जगदीशन, याद रखना है आपने। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में काफी अच्छी बातें जानने को मिली होगी, काफी नई नॉलेज मिली होगी आपको हमारी इस वीडियो से। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।